गाइस, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की प्रिपरेशन में जो एक सलाह हमें हर कोई देता है वो ये कि नोट्स बनाने चाहिए। ये नोट्स जो भी इंफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं उनको एक जगह कॉन्सोलिडेट करने में हेल्प करते हैं और हमारी लास्ट मिनट रिवीजन में भी हेल्प करते हैं। लेकिन दोस्तों, नोट्स बनाने के बारे में सोचना और नोट्स बनाना दोनों डिफरेंट टास्क हैं। हम सोच तो आसानी से लेते हैं, हम पूरी स्ट्रक्चर भी अपने दिमाग में बना लेते हैं, लेकिन जब हम नोट्स बनाने जाते हैं तो हम नोट्स में खिचड़ी पका देते हैं। और दोस्तों, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये करंट अफेयर नोट्स हैं फॉर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम। और ये नोट्स बनाए हैं एक आरबीआई ग्रेड बी टॉपर ने। और आज हम उसी टॉपर से जानेंगे कि भाई उन्होंने इन नोट्स को किस तरीके से बनाया है, किस तरीके से मेंटेन किया है। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, जहां पर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि भाई जीए के नोट्स, करंट अफेयर के नोट्स किस तरीके से बनाएं, ये सॉल्व हो जाएगी। तो हम वेलकम करते हैं अपने सेशन में रोहित महतो का, जो कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर हैं। एंड रोहित, आपने जो ये नोट्स बनाए हैं, ट्रमेंडस क्वालिटी, बहुत ही प्यारी ये आपकी जो नोट स्ट्रक्चरिंग है और बहुत ही क्वालिटी आपने नोट्स बनाए हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे माइंड में जब मैंने नोट्स देखे कि आपने डायमेंशंस किस तरीके से आइडेंटिफाई करी कि रिपोर्ट्स, स्कीम, ऑर्गेनाइजेशन, करंट अफेयर, एडिटोरियल। उसके बाद आपने हर एक डायमेंशन में ये हेडिंग कैसे डिसाइड करी कि इसमें स्कीम आएगी, इसमें मेन स्कीम रिलेटेड टू लेटेस्ट डिस्कशन। तो ये हेड आपके माइंड में कहां से आए? प्लस आपने कलर कोडिंग कैसे करी कि भाई ग्रीन कलर कौन सा होगा, ठीक है, और आप कौन से सोर्सेज फॉलो करते थे। तो मैं चाहूंगा कि आप बच्चों को इन्हीं सभी क्वेश्चंस के जवाब दें, डिटेल में दें, और बताएं कि भाई किस तरीके से आपने नोट्स को मेंटेन किया। और उसके बाद अगर कोई डाउट होगा तो मैं आपसे और पूछूंगा। ओके। यस सर। तो सर, जैसे नोट्स बनाने का जब भी हम लोग शुरू करते हैं तो पहले तो हमें गो थ्रू करना चाहिए सिलेबस के थ्रू, है ना, कि क्या सिलेबस है। फिर जैसे मैंने पहले भी कुछ यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखे थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने बहुत सारे एनालाइज किए। सो उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद, एक बार सिलेबस से गो थ्रू करने के बाद, और क्या क्वेश्चंस मतलब यूट्यूब्स में भी बहुत सारे सर्स मेंटर्स हमें बताते हैं कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। तो उन सबको एक बार मैंने जब डिसाइड कर लिया क्या किया जाए, तब मैंने शुरू सोचा कि अब मुझे अपने नोट्स बनाने चाहिए जैसे जैसे मैं पढ़ते जा रहा हूँ, क्योंकि इस डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत पता है हमें कि जीए 80 मार्क्स का आता है, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स याद रखने पड़ते हैं। इवन आपके फेज 2 में भी बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ याद रखने पड़ते हैं। तो उन सबको मैं बाद में मतलब अलग अलग जगह से पढ़ने का जगह बजाय अगर एक सोर्स रहे जहाँ से मैं सबको एक साथ रिवाइज कर सकता हूँ, एक साथ पढ़ सकता हूँ, इस रीजन की वजह से मैंने ये नोट्स बनाया, है ना। तो मैंने ये डायमेंशंस कुछ सोच के ही डिसाइड किया था। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सब हमें कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, है ना। और एडिटोरियल, जैसे एडिटोरियल्स सबको सलाह देते हैं कि एडिटोरियल्स हमें पढ़ने चाहिए, एडिटोरियल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो मैं भी न्यूज़पेपर पढ़ता था, और यूजुअली मैं दो न्यूज़पेपर पढ़ता था, लाइव मिंट और द हिंदू। एंड एडिटोरियल्स कुछ ऐसे हैं कि जिसके कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने एक पहला डायमेंशन जो अपना बनाया वो था एडिटोरियल सेक्शंस, है ना। इसमें मैं डिफरेंट टाइप ऑफ एडिटोरियल्स को कॉन्सुलेट करता था। इसी तरह से इसी तरह से मैंने करंट अफेयर्स के भी शुरू किए थे, जिसमें मैं जनरल पॉइंट्स, जैसे कि रिसेंटली क्या हुआ है, कुछ नॉर्मल पॉइंट्स जो बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में आ रहे हैं, एक दो बार, एक से ज़्यादा बार, उन सबको मैं अगर एक जगह लिख लूँ तो उसके लिए मैंने करंट अफेयर्स का एक डायमेंशन बनाया था। जो तीसरा डायमेंशन मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का था, वो कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो कि मुझे लग रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा ही हम मेरे डिस्क्रिप्टिव में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि आप देख सकते हो कि ये रिपोर्ट्स या ये जो भी एक्ट है, जो भी जैसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में रहते थे। तो इसके लिए मैंने थर्ड डायमेंशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का बनाया था, जिसमें मैं वो टॉपिक्स को रखूं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में रहते हैं, और जो मुझे लगते थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आइदर इन ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव ऑफ बोथ द फेजेस। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जिसके बारे में शायद सारे स्टूडेंट जानते हो, कि हम स्कीम तो स्कीम्स, एक जगह अगर आपके पास सारी स्कीम्स हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देर आर मेनी स्कीम्स जो कि शायद मे बी उसमें कुछ अपडेट्स आया हो, स्मॉल अपडेट्स एक बार आया हो, लेकिन अगर मेरे पास सारे स्कीम्स हो जो एक जगह पर हो, और मैं अगर उसके बारे में पहले ही मुझे पता हो कि वो किस कैटेगरी से है, तो मैं उसको एक साथ रिवाइज कर सकता हूँ, है ना। इसके लिए स्कीम्स, और जो और जो नेक्स्ट डायमेंशन था वो था रिपोर्ट्स, जो कि यू नो दैट रिपोर्ट्स स्कीम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करते हैं हमारे मेंस और इवन फेज 1 के लिए। आजकल फेज 1 में भी आते हैं ये ना। नेक्स्ट थिंग जो मैंने डायमेंशन सोचा था वो था ऑर्गेनाइजेशन। वो इसलिए क्योंकि
देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन, और फेज 1 में जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये तो कुछ ज़्यादा ही ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, और मुझे पता था इसके बारे में मुझे लाइक A to Z इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और ये बहुत फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में आते थे। जैसे ADB, लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में तो न्यूज़ लाइक हर एक मंथ में 2-4 बार से ज़्यादा आ जाते थे। तो इसलिए मुझे पता था कि इस टाइप के एक ऑर्गेनाइजेशन अगर मेरे पास रहे तो शायद जब फेज 1 के टाइम में इसको रिवाइज करूंगा एंड में, तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसी तरह से मैंने नेक्स्ट टॉपिक जो डिसाइड किया था वो था जनरल टॉपिक्स का। जनरल टॉपिक्स यूजुअली आप मैंने अपने डिस्क्रिप्टिव को लाइक ध्यान में रख के सोचा था कि जब भी मैं कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखूंगा तो लेट्स से हेल्थ के टॉपिक में, तो मुझे पता होना चाहिए कि कुछ जनरल पॉइंट्स उस टॉपिक के बारे में, बिकॉज आई नो दैट सिलेबस में हेल्थ है, एजुकेशन है, जो कि इस साल वैसे हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी तो उन सब टॉपिक्स के बारे में मुझे कुछ एक नॉर्मल पॉइंट्स, जैसे कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट इन इंडिया, इस टाइप के छोटे छोटे चीज जो कि स्मॉल या तो अपडेट हो जाते हैं या तो वो कांस्टेंट स्टैटिक रहते हैं पूरे थ्रू आउट द ईयर। तो उस टाइप के छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन जो मैं अपने डिस्क्रिप्टिव के बॉडी या फिर कहीं इंट्रोडक्शन में भी मेंशन कर सकूं, उस टाइप की चीज़ें को एक जगह रखने के लिए मैंने ये फिर जनरल टॉपिक से एक डायमेंशन सेलेक्ट किया था। उसी तरह डिस्क्रिप्टिव में मैंने ये लेटेस्ट स्टेज में चालू किया था, और इसमें मैं वो टॉपिक्स को लिखता था न्यूज़पेपर्स के थ्रू, जब भी न्यूज़पेपर पढ़ता था या फिर और भी सोर्सेस में पढ़ता था, तो उसमें मुझे अगर कुछ ऐसा लगे कि ये जो टॉपिक है ESI या फाइनेंस का, जो कि बहुत ज़्यादा आ सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में, ये बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में रह रहे हैं, ये आजकल लेटेस्ट बने हैं और इनके बारे में इंफॉर्मेशन लाइक बहुत ज़्यादा ही न्यूज़पेपर्स लाइक सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स, यूट्यूब और मतलब हर जगह पर फैले हुए, तो मैं सोचता था कि शायद ये टाइप के टॉपिक्स आ सकते हैं। मैं कुछ इसके बारे में लिख लेता था कि ये शायद आ सकते हैं, मैं बाद में इसको गो थ्रू कर लूंगा या इसके ऊपर आंसर्स लिख लूंगा। उसके बाद थोड़े टाइम बाद मुझे ये पता चला प्रिपरेशन करते करते कि बहुत सारे टर्म्स है जो मुझे नहीं आते, और मुझे पता था कि अगर इसके बारे में मैं बार बार पढ़ते रहूंगा तो हो सकता है मुझे, मतलब ये वो टॉपिक्स थे जो मुझे लगते थे कि शायद इनके बारे में थोड़ा सा जानना, डेफिनेशन या ये ज़रूरी है क्योंकि ये मे भी पूछा जा सके। इसलिए मैंने फिर कुछ टाइम के बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स का एक डायमेंशन अपने लिए बनाया था इस एक्सेल सीट में, जिसमें कि मैं उन सब चीज़ों को उन सब टर्म्स को, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को लिखता था जो कि शायद बाद में मुझे पढ़ने पड़ जाए। और इसी में मैंने अपने वेरियस उन स्मॉल नोट्स को बना लिया था जो डिस्क्रिप्टिव या फिर कहीं और भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे। और इवेंट्स मैंने कुछ टाइम के लिए इवेंट्स को किया था मेंटेन, बट लेटेस्ट स्टेज मुझे पता चला कि नहीं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस भी कम आते हैं, तो मैंने उसे स्किप कर दिया था। या बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे RBI ग्रेड एग्जाम के लिए। इसीलिए मैंने फिर बजट को एक जगह, पूरे बजट को, जितने भी स्कीम्स या जो भी आए हैं उनको एक जगह रखने के लिए मैंने इसको बना लिया था, ताकि मुझे बजट के रिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए एकदम लाइक एंड तक। सो आई थिंक दैट वाज इट फॉर this I also started to maintain this like for some time, like क्या quotes या फिर कुछ important points, but later I found that no, it's not possible to remember like so many things, so that's why like कुछ time के लिए maintain करने के बाद मैंने इसे quotes वगैरह वाली चीज को skip कर दिया था। रोहित, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा, शायद हमारे दोस्तों को भी क्वेश्चंस हों। पहला क्वेश्चन तो ये है रोहित कि यहाँ पर जब आपने नोट्स बनाए तो आपको बेसिक आइडिया कैसा है कि मुझे एक्सेल में इस तरीके से नोट्स मेंटेन करने चाहिए? इसके पीछे सोर्स क्या था इंस्पिरेशन का? क्या RBI का जो ऑनलाइन नेचर है एग्जामिनेशन का, उसकी वजह से आपने ये शुरू किया कि टाइपिंग भी हो जाएगी और करंट अफेयर के नोट्स भी बन जाएंगे, या फिर कोई और लॉजिक था इसके पीछे? बेसिकली सर ये 2-3 लॉजिक्स थे इसके पीछे। पहली बात सर, मेरा वर्क नेचर था मटेरियल्स का, रिसर्च, उसमें मुझे लाइक बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ते थे और मुझे उन रिसर्च पेपर से बहुत सारे डेटास आपने नोट्स, सॉरी टू इंटरप्ट, बट आपने नोट्स वर्किंग लाइफ के साथ बनाया, जॉब भी करे तो आप ये नोट्स भी बना रहे थे? या बिल्कुल, तो वो होता था, है ना। और मुझे पता था कि जब मैं ऑफिस के बाद घर जाऊंगा तो मुझे पढ़ना होगा नॉर्मल, स्टैटिक या ये, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं रहेगा मैं ये सब कर सकूं। ऑफिस के बाद में मैं ये बनाता था, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट वाज कि
जब मैंने जैसे अपने जॉब के साथ में बताता था कि मैं यूट्यूब में भी देखता था, लाइक साइड में ऑन करके रख देता था बस उसको टैब में, और मैं उसको देख के करते रहता था रिवाइज या फिर जो भी सुनते रहता था, वो एक पार्ट था उसका। लेकिन मेरा जॉब नेचर की वजह से, जिसमें मुझे रिसर्च पेपर बहुत सारे पढ़ने पड़ते थे और डेटा निकालना पड़ता था उससे, तो उससे मुझे लाइक एक मेरे माइंड में एक सेटअप था कि मैं किस तरह से स्ट्रक्चर कर सकूं अपने वेरी बिग बिग थिंग्स को समराइज कैसे कर सकूं, ये मुझे आता था। और उसी वजह से मैंने लाइक दैट वाज माय वन सोर्स ऑफ, यू कांट से इंस्पिरेशन, बट आई न्यू दैट हाउ टू मेक दिस टाइप ऑफ थिंग। और उसके बाद जो इंस्पिरेशन था कि हर चीज को छोटे जगह रखना, बिकॉज मेरे पास टाइम कम थी, मुझे पता था रिवीजन में टाइम कम लगेगी, इसलिए मैं इस टाइप को रखता था, इस टाइप से चीजों को रखता था। एंड आपने इस सोर्सेज को प्रायोरिटाइज कैसे किया कि मुझे द हिंदू और लाइव मिंट ही फॉलो करने हैं? क्योंकि कई बार हमें बिजनेस स्टैंडर्ड की भी रिकमेंडेशन दी जाती है, कोई और न्यूज़पेपर भी बोला जाता है, इंडियन एक्सप्रेस भी बोला जाता है, और भी बहुत सारे सोर्स होते हैं। और जैसे जैसे नंबर ऑफ सोर्सेज बढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे इस डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना और डिफिकल्ट भी होता जाता होगा आपके लिए। तो यूजुअली कितना टाइम लगता था डेली, और कितने सोर्सेज आप फॉलो करते थे इस तरह के नोट्स को बनाने के लिए? यस सर, न्यूज़पेपर्स में तो बहुत सारे रहते हैं अनसर्टेनिटीज़, और मैं खुद बताना चाहता हूँ कि मैंने भी बहुत सारे न्यूज़पेपर ट्राई किए थे। इसको मैं ऐसे डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं पहुंचा था कि मुझे द हिंदू या लाइव मिंट फॉलो करना है। और द हिंदू फॉलो करने का मेन रीज़न ये था कि बिकॉज लाइक हर तरफ ये पता था कि हिंदू में जो सोशल आर्टिकल्स वगैरह ईएसआई के थे वो बहुत अच्छे आते थे, इसलिए मैंने द हिंदू फॉलो करना किया शुरू किया, क्योंकि ताकि मैं सोशल जो ईएसआई के पेपर है उसमें जो सोशल आर्टिकल्स क्लाइमेट या हेल्थ वगैरह इशूज़ को, उसमें अगर कोई अच्छे आर्टिकल्स है उसको मैं नोट डाउन कर लूँगा। और द लाइव मिंट बिजनेस स्टैंडर्ड, ये सब में मैं बहुत भटका, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़े। ऐसा नहीं था मैं एक बार में आ गया, एक मंथ तो मुझे लगा डिसाइड करने में कि कौन सा न्यूज़पेपर मेरे लिए अच्छा है। मैं हर ऑल्टरनेट 2-4 दिन में मैं एक न्यूज़पेपर चेंज करके देख लेता था कि क्या अच्छा है, क्योंकि मैं पहले कभी फाइनेंस न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा इस एग्जाम से पहले कभी। आप इंजीनियर हैं बाय बैकग्राउंड? हाँ, बाय बैकग्राउंड, तो मुझे फाइनेंस न्यूज़पेपर ऐसे कोई एज सच कोई पढ़ने की ऐसे नीड भी नहीं थी, और ऐसे में पढ़ता भी नहीं था इसको। तो बाद में लाइक बहुत एंड में मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि लाइव मिट मेरे लिए सबसे बेटर है। मुझे उसके आर्टिकल समझ में आ रहे हैं, द आर्टिकल्स आर गुड, एंड उसमें डेटा जिस हिसाब से प्रेजेंट किया गया है वो बहुत अच्छा है। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था लाइव मिट के न्यूज़पेपर में कि वो हर एक टॉपिक के बाद उसी में शॉर्ट में 3-4 समरी पॉइंट्स देते थे उसमें। तो मेरे लिए वो अच्छा था कि मैं डायरेक्ट समरी पॉइंट्स को कॉपी पेस्ट करूंगा, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना कि टाइप करने में या कुछ, है ना। तो इस तरह से मैंने लाइव मिंट लाइक डिसाइड किया था। एंड टाइम लगता है इसको करने में, टाइम लगता है सीरियसली, है ना। कितना टाइम लगा आपको डेली? डेली मैं कहूँगा कि, क्योंकि मैं डेली हर चीज़ को मेंटेन नहीं करता था, ओनली एडिटोरियल एक ऐसी चीज़ थी जो मैं डेली मेंटेन करता था, तो उसको पढ़ने और उसको एनालाइज करने में हाफ एन आवर लगती थी। ओके। और मैंने एक और चीज पूछूंगा, जैसे यहाँ पे ना अपने पी नोट्स हैं, पी नोट्स के बारे में आपने डिस्क्रिप्शन 1 लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन 2 लिखा हुआ है, देन कर्मा संकल्प के बारे में आपने काफी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जो है टाइप करते थे या फिर कॉपी पेस्ट और बाद में कभी पढ़ने के लिए टाइम निकालेंगे अलग से इसके लिए, ऐसा सोचा हुआ था आपने? हाँ सर, ये एक्चुअली मिक्स होती है ना। यूजुअली यूजुअली दोनों क्या है, डिस्क्रिप्शन 1 एंड डिस्क्रिप्शन 2? ओके सर, ये जो हेडिंग्स है इसकी, है ना, जो टाइटल्स है डिस्क्रिप्शन 1 डिस्क्रिप्शन 2, ये अकॉर्डिंगली द जो भी मैं अपना डायमेंशन डिसाइड कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आता था। इंपॉर्टेंट टर्म्स वो टर्म्स थे जिसमें मैं बस ऐसे चीज़ों को रखता था जिसके मुझे बस बारे में जानना है, तो मैं उसमें ज़्यादा फोकस नहीं करता था। इसलिए 2 डिस्क्रिप्शन के टैब थे, ताकि क्योंकि बड़े होते थे ये न्यूज़, इसलिए 2 डिस्क्रिप्शन के टैब्स। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये टैब होता है सर, ये मेरे हर डायमेंशन में आपको मिलेगा, करंट या फैक्ट्स का। तो करंट वो चीज़ थे जो कि अपडेट्स आ रहे हैं उस न्यूज़ के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, उस पॉइंट के बारे में। तो ये मुझे आपके हर डायमेंशन में मेरे ये मिलेगा एक करंट, चाहे वो स्कीम्स हो। तो मैंने एक बार एक स्कीम लिख लिया, लेट्स से मनरेगा स्कीम लिख लिया, और मेरा एक कॉलम हमेशा रहता था करंट का, ताकि मैं इसमें अगर मान लीजिए आप न्यूज़पेपर अचानक से पढ़ रहे हो, आपको पता चला अच्छा मनरेगा में ये अपडेट आया है, तो तुरंत आपने करंट वाले में उसको मेंशन कर दिया। तो इससे क्या हो गया, आपका स्टैटिक पार्ट तो आप चल ही रहा है ना। फिर जो भी आपको अपडेट्स है आप इस कॉलम में करेंगे, करंट वाले कॉलम में करेंगे। और इसमें ये रेड कलर और ब्लैक कलर मतलब क्या इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए? हाँ, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते थे जो मुझे लगते थे कि नहीं, ये हाईलाइटेड रहेंगे तो मुझे ज़्यादा याद रहेगा। जैसे कि पता नहीं ये मेरे रिवाइज करने का तरीका था या फिर सोचने का तरीका था कि मैं इसको हाईलाइटेड करके थोड़े से बोल्ड करके रखता था, ताकि मैं इसे मेरे आई को कैच करे, मुझे जल्दी पता चल जाए कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और एक और बात होती है, जैसे कि लेट्स से आप पंचकर्म संकल्प के बारे में बता रहे हो, है ना। हाँ जी, हाँ जी।
तो आपको पंचकप संकप में आपको होता था कि 5 पॉइंट्स रहते थे। मैं जब रेड में देखता था तो मैं 4 बार इसको ऐसे ही याद देख लेता था। 4 बार देखने के 5 बार देखने के बाद मुझे अपने आप धीरे धीरे याद होने लगा ये चीज़। तो वो एक मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने का तरीका बोल सकते हैं, मेमोराइज करने का तरीका, या फिर जस्ट अ वे ऑफ रिमेम्बरिंग थिंग्स इन अ बेटर वे यू कैन से। रोहित, इसमें ना एक डाउट और बच्चों को होता है कि हमें कितने महीने के करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने चाहिए। तो आपने एक्चुअली इस तरह के नोट्स बनाने के लिए कितने महीने का टाइम लिया, कितने महीने के नोट्स मेंटेन किया आपने? ओके सर, मैंने तो ये लाइक विद टाइम चेंज करते रहा अपने डायमेंशंस को, लेकिन अगर आप मंथ्स के वाइज डिसाइड लाइक इसको बताए तो मे बी 6 to 8 मंथ्स मैंने इसको बनाए थे, मेंटेन किए थे। और ये फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए? ये दोनों के लिए, फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए। और मैं कहूँगा लाइक मेनली जीए, फेज 1 के जीए के लिए और फेज 2 के डिस्क्रिप्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड रोहित, एक और डाउट काफी बच्चों को आता है। देखो, हम जब डेली तैयारी कर रहे होते हैं ना, और हम सिंसियरिटी में होते हैं, हमारे पास लिमिटेड 4-5 घंटे हैं जॉब के बाद, तो हम सोचते हैं कि हम करंट अफेयर में डेली करंट अफेयर कवर करते चलते हैं, लास्ट में लीव लेके रिवाइज कर लेंगे। लेकिन आपके पास 2 टास्क थे कि आपने इनको मेंटेन भी करना था, रीड भी करना था नया वाला करंट अफेयर, और पुराने वाला रिवाइज भी करना था। तो ये तीनों टास्क कैसे चल रहे थे कि मैं इनको बनाऊंगा भी, पढ़ूंगा भी नए करंट अफेयर्स को, और रिवाइज भी करूंगा पुराने करंट अफेयर को? ओके सर, करंट अफेयर्स पहले जैसे मैं बता रहा हूँ कि पढ़ना है ना, तो करंट अफेयर्स आप जब पढ़ रहे हो न्यू वो आते जा रहे हैं, है ना, वो अलग, वो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। जैसे आज का न्यूज़पेपर है, ठीक है, आप जॉब से आए हो शाम को और आपने देखा कि भाई आज ये न्यूज़पेपर है, इसका मुझे जो है यूज करना है, इसको अपने नोट्स में अपडेट करना है। तो आप किस तरीके से चॉइस करेंगे कि कौन सी न्यूज़ इसका पार्ट बनेगी या नहीं बनेगी? अच्छा। और कितना टाइम लगेगा आपको इस न्यूज़पेपर को इसमें उतारने के लिए? अच्छा। मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज़ को इस न्यूज़पेपर की इसमें उतारने के लिए आप एक बार पहले चॉइस ऑफ न्यूज़ बताइए, कैसे आप चॉइस करते थे कि मुझे कौन सी न्यूज़ रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है? जैसे यस सर, जैसे ये द हिंदू पेपर है, राइट? हाँ जी। तो पहला न्यूज़, रिटेल इन्फ्लेशन राइजेस टू 5.7% इन दिसंबर। तो मैं ये नहीं लिखूंगा, बिकॉज मुझे पता है रिटेल इन्फ्लेशन हमेशा चेंज होते रहेंगे। मैं इस टाइप की चीज़ें को नहीं लिखूंगा, है ना। उसके बाद सर जहाँ तो वेरियस टाइप को न्यूज़ है, मैं क्या करूँगा इस न्यूज़पेपर में, उस सेक्शन में जाऊँगा जहाँ मुझे एडिटोरियल मिले, या फिर जहाँ कोई फाइनेंस या इकोनॉमिक से रिलेटेड कुछ न्यूज़ मिले। राइट। फिलहाल तो मुझे शायद इससे पहले बीच में पेज होता है, बिल्कुल। हाँ, ये आप शायद ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? मैं हमेशा ऑनलाइन ही न्यूज़पेपर पढ़ता था, इसलिए। ओके, जैसे कि कुछ यहाँ एडिटोरियल्स है ना, तो अगर मुझे कुछ ऐसा, जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट टैक्स रिसिप्ट्स क्रिएट फिस्कल कुशन एंड रूम फॉर मोर रिफॉर्म्स। अब इसमें ढेर सारे पॉइंट्स है ना। अगर मुझे लगा, मैंने अभी इसे नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर मैं इसे पढ़ूंगा और मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि मैं ऑनलाइन करता था तो इसे डायरेक्ट कॉपी करके उस एडिटोरियल वाले सेक्शन में पेस्ट कर देता था। ठीक है। मैं वहाँ डेट लिख देता था और पेपर का नाम मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया था वो लिख लेता था। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, आपने शायद यहाँ पे कहीं उस साइड में सबसे स्टार्टिंग, जैसे आपने यहाँ पे पूरा डेट मेंशन किया कि 23 को 14 तारीख को आया है, मिंट में आया, किस में आया है, वो न्यूज़पेपर मिंट, या फिर सब्जेक्ट में लिख लेता था किस पार्ट से है। और ये अलग अलग कॉलम बनाने का मेरा रीजन ये था एक्सेल में, ताकि मैं रिवीजन के टाइम मुझे भटकना ना पड़े। मुझे पता हो अगर फाइनेंस का पढ़ना है, मैं इसको फिल्टर आउट करके फाइनेंस के सारे टॉपिक्स को एक साथ ले आऊंगा, और फिर मैं इसको पढ़ सकता हूँ, है ना। फिर जैसे कि ये टॉपिक डायरेक्ट टैक्स का है, तो मैं भी कुछ और टॉपिक में मैं कुछ और लिख लेता था, ये लाइक डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी रिलेटेड, ऐसा कुछ। फिर लेटेस्ट डिस्कशन ये बाद में ऐसे मैंने बनाया था कि अगर कहीं इसके बारे में और डिस्कस हो रहा हो तो ये शायद इंपॉर्टेंट हो गया, इसको मैं बाद में लिख लूंगा। फिर जैसे मैंने बताया, मैं न्यूज़ का टाइटल कॉपी पेस्ट कर लेता था, और उसके रिलेटेड जो भी डेटा इंपॉर्टेंट वो लिख लेता था, एंड इट वाज और कॉपी पेस्ट, क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ता था, तो मुझे लिखना नहीं है इतना। आपने पढ़ लिया है पहले? हाँ, पढ़ लिया हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ लेता हूँ, और उससे जैसे तुरंत मुझे डेटा मिला, कॉपी पेस्ट डायरेक्ट, कुछ और ज़्यादा नहीं। एंड कमेंट 1 कमेंट 2 लाइक मेरे होते थे कि इसमें क्या क्या उन्होंने कहा है 1 2, और इस तरह मैं इसको स्ट्रक्चर कर, और एक्सेल में आप इसको स्ट्रक्चर बहुत इजीली कर सकते हो। आपने 2 कॉलम इसलिए बनाया ताकि लंबा ना हो? हाँ, बिल्कुल लंबा ना लगे। हाँ, बल्कि ना लगे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होते थे बाद में। और फिर कुछ ये तीनों मतलब पॉइंट्स लिखने के लिए होते थे, एंड लास्ट में उसका लिंक या रेफरेंसेस। तो इस टाइप से एक एडिटोरियल को आप एक स्मॉल डेटा के फॉर्म में बना सकते हो। और ये कलर कोडिंग किस तरीके से करी आपने? इसमें येलो और कहीं में ग्रीन और रेड भी देखने को मिली है। हाँ,
कुछ येलोज जो होते थे वो मुझे लगते थे एज पर कि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे पीएम विश्वकर्मा हमारे सिलेबस में भी है और बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि बार बार न्यूज़ में आते रहते हैं, न्यूज़ में भी आते हैं और हमें पता है कि स्कीम्स भी आ सकते हैं। तो इसके बारे में अगर पता हो आपको तो शायद आप ज़्यादा सोच सकते हो, इसलिए मैं इसको येलो हाईलाइट कर लेता था। येलो फॉर मी, येलो मीन्स लाइक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर लेटेस्ट स्टेजेस टू रिवाइज, एंड इसी तरह से मैं करता था। एंड कुछ टॉपिक्स को मैं रेड कर देता था जो कि मुझे लगता था बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अच्छा, वो हमने स्कीम्स में कहीं देखा है ना कि हाँ। रेड है, जैसे रिपोर्ट्स में भी थे कहीं बीच में रेड थे काफी, है ना, कलर्स थे। स्कीम्स में आपको शायद हाँ, स्कीम्स में थे ऊपर, एक मिनट। रेड टेक्स्ट होंगे यूजुअली। हाँ, रेड टेक्स्ट थे वहाँ पे बीच बीच में, ब्लू कलर भी आपने यूज किया बीच में। तो ये तो मैं लिख चुका हूँ कि जैसे बजट का कलर Okay. रहेगा तो ब्लू रहेगा, Okay. और अगर Economic इकोनॉमिक survey सर्वे का का तो- न्यूज कोई स्कीम इकोनॉमिक सर्वे में आई है तो वो ग्रीन रहेगी, है ना। और अगर कोई इंपॉर्टेंट जैसे गरीब कल्याण पैकेज स्कीम ही आया था उस टाइम, तो उस टाइम बहुत सारे इसमें ढेर सारी चीज था, तो मुझे लगा शायद इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो मैं इसको रेड टेक्स्ट में मार्क कर लेता था। और हो गए बहुत सारी जगह कलर, अभी पता नहीं आप देख सकते हैं रोहित, इसमें एक और डाउट मेरा आ रहा है कि जनरली जब बच्चे नोट्स बनाते भी है ना तो उनको एग्जाम से जस्ट पहले एक एंजाइटी शुरू हो जाती है कि यार हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं, कि हमारे नोट्स कंप्लीट हैं। तो वहाँ पे वो कोई मैगजीन वगैरह फॉलो करना शुरू कर देते हैं, कोई बूस्टर वगैरह फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जैसे हम भी करंट अफेयर बूस्टर अपना रिलीज करते हैं। तो क्या आपने अपने ही नोट्स को पकड़ा रहा कि नहीं मेरे नोट्स कंप्लीट है, मैं इन्हीं पे ट्रस्ट करूंगा, मुझे कुछ और फॉलो नहीं करना, या फिर आपने कोई और सोर्स भी फॉलो किया इनके साथ? देखिए सर, ये जो नोट्स हैं ये कंप्लीट नोट्स, ये कंप्लीट एग्जाम के लिए नहीं है, ओके। इसके अलावा आप बहुत सारे न्यूज़ आपके पास रहेंगे जो आपको पढ़ने भी होंगे, याद भी करने होंगे। ये एक्सेल शीट बनाने का मेरा मेन पर्पस ये था कि मैं एंड टाइम में, क्योंकि मैं खुद मैगजीन फॉलो करता था, मैं एडुटैप का स्टूडेंट था, तो मैं खुद एडुटैप के जो वीकली मैगजीन आते थे करंट अफेयर्स के, वो फॉलो करता था, उससे पढ़ता था, है ना। और बाकी कोचिंग से मैं क्वेश्चंस लेके रिवाइज कर लेता था। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी था पढ़ने का। तो वो तो मुझे पढ़ना ही है, वो पूरा पढ़ना है। उसमें तो ढेर सारे न्यूज़ है, इससे लाइक आप यू कैन से लाइक 5 टाइम्स न्यूज़ उसमें मिलेंगे आपको। ये एक्सेल शीट बनाने का मेरा मेन पर्पस था रिवीजन का। एंड टाइम में जब मैं जाऊंगा एग्जाम के एक वीक पहले, समझ लीजिए आप बैठे हो, आप तो वो बल्कि मैगजीन सारे 10 या फिर 6 मंथ्स के, किसी भी हाल में 6 मंथ्स के बल्कि मैगजीन रिवाइज नहीं कर सकते। मोस्टली आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस बना सकते हो 6 मंथ्स के, है ना। लेकिन आपको जब एंड में एक रिवीजन करना होगा, मे बी लाइक 2 days बिफोर द एग्जाम, तब आप कैसे करोगे? मेरे माइंड में उस टाइम ये था कि मुझे रिवाइज करना है, मेरे पास टाइम कम है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी मेरे लिए वर्क के साथ मेंटेन करने के लिए। तो मेरे पास अगर कुछ ऐसा हो जिससे मैं तुरंत रिवाइज कर सकूं तो शायद मुझे हेल्प करिए। तो उस पर्पस से फिर मैंने ये बनाया था। दिस इज नॉट अ कंप्लीट सोर्स, दिस नोट वाज नॉट अ कंप्लीट सोर्स ऑफ लाइक प्रिपरेशन फॉर मी, दिस वाज जस्ट हेल्पिंग हैंड, जो कि मुझे डिस्क्रिप्टिव में, मोस्टली डिस्क्रिप्टिव में और फेज 1 के जीए में हेल्प कर सके। रोहित, मेरा एक और क्वेश्चन है एंड दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन, कि जब हम कोई नोट्स बनाते हैं ना तो हमें बनाते टाइम बहुत अच्छा भी लग रहा था, बना भी जा रहे होते हैं, बहुत बड़े बड़े नोट्स भी आते हैं, लेकिन उनको अपडेट करना अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। ठीक है, आप जो भी नोट्स बना रहे हैं और आप डेली पढ़ रहे हैं, आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, 1 या 1.5 घंटे का टाइम है करंट अफेयर को देने का, क्योंकि आपके पास बाकी कंपोनेंट भी हैं। तो 1-1.5 घंटे में जब आपने देखा कि भाई ये तो पुरानी स्कीम मैंने करी हुई है और उसमें अपडेट आ गई है, तो आप उसको अपडेट करने लगेंगे, वो भी टाइम वहां पर जाएगा। तो कैसे ये अपडेट मैनेज करिए आपने रेगुलरली इन नोट्स की? ओके सर, जैसे वन थिंग तो था कि यस, मैंने करंट वाले टैब बना के रखी थी, जैसे ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हो शायद, हाँ ये रहा अपडेट्स, जो भी अपडेट आ रही हो आप यहाँ पे डाल अपडेट या करेंट्स, है ना। मैं क्योंकि स्कीम्स में ज्यादा अपडेट्स आते थे। तो पहला बात तो था, अगर मेरे पास टाइम हो, अगर मैं उस टाइम फ्री हो, या फिर अगर मैं उस टाइम कुछ लेस इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा हूँ, ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, फ्री हूँ, या फिर घर में बैठा हुआ हूँ, अभी नॉर्मल टाइम चल रहा है, तब मैं अपडेट्स को कर लेता था, है ना। या तो अगर मुझे कुछ न्यूज़ पढ़ रहा हूँ या इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहा हूँ और मुझे अचानक लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुरंत अपडेट करना चाहिए, तो मैं तुरंत अपडेट कर देता था। तो ये अपडेट्स और करेंट्स ये ऐसे ऐसे फिक्स नहीं थे मेरे लिए, मैं उनको या तो उसी टाइम कर लेता था, या तो मैं, यहाँ भी दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं रेफरेंस में या कहीं इसमें लिख देता था डेट्स, या ये कि इस डेट में यहाँ पढ़ा था और ये टॉपिक यहाँ है। बाद में कभी जब मैं रिवाइज कर रहा हूँ तो वो स्कीम्स को थ्रू माई एक्सेल शीट, तब मुझे अगर वो दिखे कि अच्छा ये अपडेट्स इस डेट को यहाँ ये वीडियो में देखा था ये अपडेट, या फिर ये न्यूज़पेपर में देखा था, तब मैं जाकर उसको फिर वापस से इसको इसमें नोट डाउन कर देता था। रोहित, एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में है, दोस्तों आपके माइंड में भी क्वेश्चन पक्का आया होगा कि जब हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, हमारे पास करंट अफेयर के डिफरेंट सोर्सेज हैं, लाइव मिंट है, द हिंदू है, और हम इन्फॉर्मेशन पेस्ट कर रहे हैं,
तो वो कितनी डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन पेस्ट करें, मतलब अगेन ये डिसाइड करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमारे पास टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो ये जो इंफॉर्मेशन में कि आपकी यही 4 पॉइंट आने चाहिए या यही 2 पॉइंट आने चाहिए, ये किस तरीके से डिसाइड होता था? ओके। क्योंकि कॉपी करने का आपका सब कुछ है, हाँ, आप तो सब कुछ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, बट वो डिसीजन लेना कि क्या फिल्टर आउट होगा और क्या इन होगा, वो आप कैसे डिसाइड करते थे? सर जैसे मैंने पहले बताया कि ये नोट्स बनाने से पहले या फिर एग्जाम के प्रिपरेशन शुरू करने से पहले मैं अच्छी तरह PYQ के थ्रू गो थ्रू किया था। PYQ यूट्यूब में जहाँ भी मेंटरशिप मिल रहा है या जो भी कहीं भी है, तो उससे आपको एक पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, किस टाइप के डेटा पूछे जाते हैं एग्जाम में, और हमें मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे नीड है। अगर आपका माइंड में ये चीज क्लियर हो गया कि क्या डेटा या क्या पॉइंट्स आते हैं यूजुअली, तो लाइक एक आपको माइंड में परसेप्शन बन जाएगा कि जब भी मैं इस डेटा को देखूंगा मैं इसे नोट डाउन कर लूंगा, है ना। और यूजुअली पता है RBI बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं फेज 1 में, मतलब परसेंटेज ये सब। इस बार ही आपने शायद देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आए थे स्टेट वाले फेज 1 में कि 3 स्टेट्स बताइए जहां पर कुछ इस टाइप के पैरामीटर्स है ना। तो मुझे पता था पहले से, क्योंकि मैंने उस टाइप के क्वेश्चंस को, पॉइंट्स को नोट डाउन करके रखा था। तो ये एक परसेप्शन आपका तभी बनेगा जब एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम का PYQ और क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये आपके माइंड में क्लियर हो अच्छी तरीके से। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रोहित ने शेयर किया है ना, प्लीज आप इसको नोट भी कर लें कि हम ना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं आज, और आज ही हम नोट्स बनाने बैठ गए। मतलब हमने शुरू कर दिया नोट्स बनाना, कॉपी भरनी शुरू कर दिया, फिर एक्सेल शीट भरनी शुरू कर दी, एवर नोट भरना शुरू कर दिया, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नोट्स हमने भरने शुरू कर दिए। लेकिन वो शायद गलती हो जाएगी, क्योंकि जब आप उन्हीं नोट्स को बाद में रिवाइज करेंगे आपको लगेगा कि यार ये मैंने क्या लिख दिया, मैं सब कुछ ही लिख दिया है, Yes, sir. ठीक है, और ये एग्जाम के हिसाब से रेलिवेंट भी नहीं है। तो सबसे पहले तसल्ली से 1-1.5 हफ्ते का टाइम लगाइए चीजों को एनालाइज करने में कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, पेपर में आता क्या है, सिलेबस क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, क्वेश्चंस किस टॉपिक से किस नेचर के पूछे जा रहे हैं, स्कीम्स में किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, रिपोर्ट्स में किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप ऐसा सोच के एनालाइज करके फिर अपने नोट्स बनाने जाएंगे ना, तो शायद आप रोहित महतो जैसे क्वालिटी नोट्स बना पाएंगे और अपनी सिलेक्शन RBI ग्रेड बी ऑफिसर की तरह करवा भी पाएंगे। तो रोहित बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन नोट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, एंड आई होप दोस्तों आप लोगों ने इंस्पिरेशन पक्का ली होगी, क्योंकि हमें ये चीजें सीखते रहनी चाहिए, और खासकर उन लोगों से जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो ये नोट्स आप देखो बहुत ही क्वालिटी नोट्स हैं, बहुत ही मेहनत इन नोट्स को बनाने में लगी है, सिंप्लीफाइड नहीं है। मतलब मैं जब देख रहा था इनको तो मुझे लग रहा था कि यार इस आदमी ने कितने एफर्ट पुट ऑन किए हैं, और फिर मुझे क्लैरिटी भी मिली कि यार ऐसे लोगों का सिलेक्शन ही होता है, ठीक है। अगर हम सोच रहे हैं कि कुछ मेहनत ना करके हमारी सिलेक्शन हो जाएगी, तो फिर शायद हम अंधेरे में जी रहे हैं। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हमें डेली एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और वर्किंग लाइफ के साथ अगर इन्होंने ऐसा किया है तो आप देख लीजिए कितने ज़्यादा इनकी जो है मेहनत लगी होगी। इन्होंने हर सेकंड अपना दिया है इस पर्टिकुलर एग्जाम को, और तभी शायद ये आज RBI ग्रेड बी ऑफिसर हैं। रोहित, कॉन्ग्रेचुलेशन वेरी मच, Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच, Thank you, sir. एंड थैंक यू गाइस। Please take an inspiration from Rohit Mahato and start preparing your notes in a quality way. और जो भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, वी विल आंसर दोज डाउट्स देयर, एंड थैंक यू वेरी मच।